नमस्ते दोस्तों। हम लोग 2025 का सेट वन जिसका कोड 346 जेएस से सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। 3 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या कर देंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख दो। थ्योरेटिकल पार्ट जो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक नोट्स बुक्स की हेल्प ले सकते हैं थ्योरेटिकल के लिए। बाकी मैं उसका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है पूरा यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो ट्रांस पहले क्या करना होगा, हमें ट्रांसफार्मर हेडिंग लगाकर उसके बारे में कुछ लिखना होगा। थोड़ा सा क्या लिखेंगे उसके बारे में कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है, डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक। वोल्टेज ट्रांसफर करता है। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है कौन सा, ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा होता है अपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफर करता है। काम क्या है ट्रांसफर का, एक ऐसा यंत्र है जो वोल्टेज ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता है। अभी आप आगे देखेंगे। ऊंचाई नाम से ही पता चल रहा होगा, वोल्टेज बढ़ा रहा है, ये वोल्टेज घटा रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। जनरली आपने जो अपने आसपास ट्रांसफार्मर देखे होंगे वो अपचाई ही होते हैं। 11,000 वोल्टेज आता है, उसको स्टेप डाउन करता है 440 में। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट होती है, जहाँ बिजली बनती है वहां पे, क्योंकि वो जनरेशन भी 11,000 वोल्ट का होता है और उसे दूर दूर तक ट्रांसफर करना होता है, तो हाई वोल्ट पे ट्रांसफर किया जाता है। और क्यों किया जाता है, उसमें पावर लॉस वगैरह कम होता है। पढ़ोगे आप लोग इस चीज़ों को, या फिर पढ़ा होगा जब थ्योरी पढ़ा होगा। तो हम क्या करने वाले, इसका पहले सिद्धांत पूछा है। सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, अन्योन्य प्रेरण। कौन सा, अन्योन्य प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में लास्ट में टॉपिक रहता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। क्या होता है, जब दो कॉइल्स को एक साथ पास पास रखा जाता है, दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, और इसमें करंट फ्लो होता है, प्रत्यावर्ती धारा फ्लो कराई जाती है, तो जो है उसके कारण इसमें भी कुछ फ्लक्स यहाँ पे भी आ जाता है। करंट आएगा, जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी यहाँ से भी पास होता है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। इसमें ओवरऑल वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित वैद्युत धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, लिखना होगा तो लिख लेना कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है तथा एक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कौन सी वैद्युत धारा की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती। अगर प्रत्यावर्ती नहीं लिखेंगे तो हमें वैद्युत धारा का मान चेंज करना पड़ेगा। जब वैद्युत धारा बदलेगी तभी तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और तभी जो है वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदलता है तब तक नहीं होता। और अगर प्रत्यावर्ती धारा बोल दिया हमने, तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो है बदलती रहती है, आपको पता होगा। तो दिशा बदल रही है तो हम बोल सकते हैं धारा बदल रही है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में ये बोलने की जरूरत नहीं होती हमें कि परिवर्ती धारा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ऑलरेडी चेंज होती रहती है। अब हम जो है फिगर बना देते हैं, ट्रांसफार्मर का फिगर। तो इसमें सबसे पहले कोर मटेरियल बनाते हैं। कोर थोड़ा सा सही से बनाएंगे तो ये जो है लैमिनेटेड प्लेटें होती हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं कि एक प्लेट, ऐसे पतली पतली प्लेटें लगी होती हैं। ये बना दिया हमने, ये हो गया कोर। इसको क्या बोलते हैं, कोर, क्रोड। नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे का बना होता है तो इसको हम लिख देते हैं नर्म लोहे की क्रोड। नर्म लोहे की क्यों ली जाती है, इससे ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र इसी से ताकि पास हो। ठीक है,
अ, इसकी बात क्या होता है, इधर होता है एक तांबे के तार जो हैं इंसुलेटेड होते हैं, ऐसे नहीं लपेटे जाते हैं, और यहाँ से एसी सोर्स दिया जाता है, इनपुट वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती क्या बोलते हैं इसको, सोर्स, जो भी बोलते हो देख लीजिएगा, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, प्रत्यावर्ती इनपुट दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी एक कॉइल लगी होती है, इस पे लपेटा गया तांबे के तार ही होता है, और यहाँ पे लोड प्रतिरोध दिया जाता है RL। होता क्या है इसका प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत है, ये लोड प्रतिरोध है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और इसे हम बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ठीक है, प्राथमिक कुंडली होगी, द्वितीयक कुंडली होगी। बस इसमें और ज्यादा चीजें बनाने की जरूरत नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसी के बारे में हम इसी कार्यविधि समझा देते हैं, लिखना आपको है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जाता है तो ये कुंडली में जब प्रवाहित होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये नर्म लोहे की क्रोड से ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र जो है इससे भी पास होता है। कोशिश यही रहती है इस तरह से सब कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है कि सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से प्रोवाइड हो, ताकि जो एफिशिएंसी, जो एनर्जी लॉस ना हो। हालांकि एनर्जी लॉस भी होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें लॉस भी पूछा जाता है कि कितनी ऊर्जा हानि हो रही है, तो कई तरह की हानि होती है, वो सब हम अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी जितना पूछा गया है उतने की बात करते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है यहाँ से भी पास होता है, तो क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि धारा बदलती है, डायरेक्शन चेंज होता है, और यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, तो यहाँ ओवरऑल नया वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, जो कि यहाँ पे लोड प्रतिरोध पे हम यूज कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए अभी ऊंचाई और अपचाई की हमने बात की, इसमें NS क्या है, सॉरी NP बोलेंगे, N क्या है, फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, और यहाँ पे मान लीजिए फेरों की संख्या है NS, इसका मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक, ये हो गया द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, चलिए, तो ये फिगर हो गया। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, इसको आपको खुद लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ कार्यविधि इसकी समझाना है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम पूरा कंप्लीट, जो कि अगर मिलेगा तो मैं पूरा कैलकुलेशन इसमें कैसे फ्लक्स चेंज होता है, कितना फ्लक्स चेंज होता है, और कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कैसे ऊंचाई और उपचाई, हाँ ठीक है, इस चीज को ऊंचाई में समझा देता हूँ कि अगर जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है प्राथमिक से, ऐसे बोल देते हैं, अगर NS इज ग्रेटर देन NP, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा है, तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, और अगर इसमें कम है इससे तो अपचाई, तो ये कौन सा हो गया, उच्चाई, मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। और अगर यहीं पे NP लेस देन है, सॉरी NP ग्रेटर देन है NS से, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। कंडीशन दी गई है, जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, जब प्लेटों के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का खा पार्ट है, तो
समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा चाहो तो फिगर वगैरह बना देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पर प्लस चार्ज होता है, दोनों पे चार्ज सेम होता है, इस पर प्लस क्यों है तो इस पर माइनस क्यों। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल सेम होता है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम टी लिखते हैं। ठीक है, इनकी धारिता कितनी होती है, सी इक्वल टू फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि डेरिवेशन वगैरह यहाँ पे नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया, मान लीजिए प्लेटों के बीच से पहले डी था, हमने चेंज किया तो डी डैश हो गया, लेट डी डैश इक्वल टू डी बाई टू, सॉरी दोगुनी दोगुनी कर रहा है तो टू डी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एरिया, इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा, धारिता होगी, वो क्या हो जाएगी, सी डैश मान लिया, तो ए एप्सिलॉन एरिया तो वही है, एप्सिलॉन नॉट बाई टू डी, तो इसको हम बोल देते हैं 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, ओरिजिनल जो पहले धारिता है, तो इसको हम लिख देंगे सी बाई टू। तो कितनी पहले की क्या थी, सी थी, नॉर्मली स्टेज में क्या थी, सी थी, अब कितना हो गया, सी बाई टू, तो आधी हो जाएगी, लिख सकते हैं आप सिंपल से, तो तीनों छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं, आधी हो जाएगी बस। अब सेकंड पार्ट देख लेते, प्लेटों के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यानी कि इस बार क्षेत्रफल को चेंज किया जा रहा है, ए डैश इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, डी वही है, इस बार किया जा रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जा रहा है, ए को ए बाई टू कर दिया है, तो फिर से करते हैं, लेट सपोज सी डैश हो गया, तो सी डैश कितना हो जाएगा, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ओवरऑल फिर से वही आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, फिर आधा हो गया, आधा, आधी हो जाएगी, धारिता क्या हो गई, आधी हो गई। तो बहुत सिंपल, तीन पार्ट है, तीनों एक एक नंबर के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। प्लेटों के बीच प्रावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, अब प्रावैद्युत माध्यम भरने का कैसे कैसे चेंज होता है वो सब नहीं करना, हमें डायरेक्ट बताना है, अगर लेट ये क्या है, उसका जो माध्यम भरा जा रहा है उसका प्रावैद्युतांक है, ये प्रावैद्युतांक का पदार्थ उसमें भरा जा रहा है, हमेशा बोल देंगे, तो कितना हो जाता है, जो सी डैश होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है जितना प्रावैद्युतांक होता है, इसके अंदर हम कोई अगर प्रावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे और उसका मान लो प्रावैद्युत पदार्थ भरेंगे, तो प्रावैद्युतांक कितना है, के है, तो उसकी धारिता के गुनी हो जाती है, के गुनी हो जाती है। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का गा पाठ, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखनी है। तो व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इसकी मैं डेफिनेशन लिखनी थी, डेफिनेशन क्या मतलब, इसके बारे में कुछ बताना है हमें, विवर्तन के बारे में बताना है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक और नोट्स का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बेहतर होगा अपने नोट्स से लिखने की प्रैक्टिस करें, और बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है, डेरिवेशन है, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा। तो व्यतिकरण क्या होता है, समझा दे रहा हूँ, लिखना आपको ही है कि अगर दो प्रकाश तरंगे हैं, दो प्रकाश तरंगे हैं, सोर्स से यहाँ से लाइट निकल रहा है, एक को S1 बोल दे रहा हूँ, एक को S2 बोल दे रहा हूँ। शर्त ये है कि इनकी आवृत्ति और आयाम सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आवृत्ति और आयाम, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, आयाम बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, लिख लो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और कला संबद्ध स्रोत होते हैं, कला संबद्ध आपने पढ़ा होगा, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, अगर उनकी दो वेव है, दो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, और उनका कलांतर फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। अब मान लीजिए यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली, जा रही है, यहाँ से जा रही है, आगे इसे मतलब इसी माध्यम में मिल रही है, तो किसी भी इसकी क्या लिखेंगे इसके बारे में, अगर दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं,
तथा उनकी आवृत्तियों में आयाम समान है। तो जहाँ पर वो मिलती हैं, अब यहाँ पे मिलनी चाहिए तो इनका आयाम जो होता है, मान लो इसका A1 था, इसका A2 था, तो इनका आयाम जो है इनके सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। और सदिश योग होता है, ऐसा नहीं कि जैसे जहाँ पे मिल रही है इनकी तीव्रता, जो आयाम क्या बताता है, हमें तीव्रता बताता है। तो उन तरंगों की तीव्रता जो होती है वो A1 प्लस A2 के बराबर नहीं होती है हमेशा। हमेशा A1 प्लस A2 के बराबर नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ की तीव्रता, इसकी तीव्रता मान लो इंटेंसिटी की बात करें I1 I2 है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगा, जरूरी नहीं है। होता भी है, लेकिन जब मिलती हैं तो उनका अध्यारोपण सिद्धांत लगाते हैं और उनकी तीव्रता जो है उनके आयाम के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी घटना को जब दो प्रकाश की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, उनकी आवृत्ति और आयाम बराबर हों, तो उस स्थान पर उनकी तीव्रता, उनकी आयाम, उनके सदिश योग के बराबर होता है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे A1 प्लस A2 जब हम करेंगे, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, यानी कि A1 प्लस A2 कभी कभी न्यूनतम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं A1 माइनस A2। जहां पर अधिकतम तीव्रता होती है उसको हम बोलते हैं कंपोसी व्यतिकरण, कंपोसी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इतना आपको इंटरफेरेंस के बारे में लिख देना है। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत डिटेल में उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है आपको। दूसरा आता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन क्या होता है? इसमें क्या है, मान लीजिए कोई आपके पास एक ऐसी वस्तु है, बहुत शार्प एज है जिसका, शार्प एज ऐसे, शार्प मतलब बहुत नुकीली टाइप की चीज है, ठीक है। लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मान लो हमने एक स्क्रीन लगा दिया, पर्दा इसीलिए स्क्रीन लगा दिया, लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, लाइट यहाँ से आ रही है, तो इसकी जो है, इसकी जो शैडो, परछाई बननी चाहिए, यहाँ से बननी चाहिए ऐसे, यहाँ पे ये परछाई बननी चाहिए। होता क्या है कि इन तीक्ष्ण, इस शार्प एज से लाइट टकरा के, प्रकाश की तरंग टकरा के यहाँ तक चली आती है, थोड़ा सा परछाई वाले क्षेत्र में भी चली आती है, यहाँ तक मान लीजिए चली आई, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, परछाई होना चाहिए। इसी घटना को क्या हम कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराकर उसकी परछाई वाले क्षेत्र में, शैडो वाले क्षेत्र में चली जाती है, इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। और घटना के विवर्तन के लिए आवश्यक जो होता है कि यहाँ पे जो तीक्ष्ण किनारों का साइज है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि में होना चाहिए। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसके साइज में होना चाहिए, तब जाके विवर्तन होता है। तो ये हो गया विवर्तन के बारे में। व्यतिकरण के बारे में अगर आप समझ गए हैं, और लिखने के लिए आप, अब तो अगर समझ गए हैं तो लिख सकते हैं, खुद से लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमेशा, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन रट नहीं सकते हैं डेफिनेशंस को, कितनी सारी डेफिनेशन है, समझना ही पड़ेगा। अब जो है दूसरा इसमें पार्ट है कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण की वही शर्तें हैं कि दोनों सोर्स की, व्यतिकरण की शर्तें क्या है कि दो सोर्स होते हैं इसमें, प्रकाश की तरंग के दो सोर्स होते हैं, तो दोनों सोर्सों की आवृत्ति समान होना चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति और आयाम समान है तो ओमेगा जो होता है कोणीय वेग वो सेम होना चाहिए, और कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत का मतलब क्या होता है कि दोनों के जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर, वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर जो है विवर्तन, व्यतिकरण की घटना नहीं हो पाएगी। यही 2-3 कंडीशंस हैं, उनको आपको लिख देना है। इन दोनों के पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, व्यतिकरण, उसके बारे में लिखेंगे। अगर आप बनाना चाहते हो फिगर वगैरह थोड़ा बहुत बना दो, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। और विवर्तन है, विवर्तन के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, वो 3-4 पॉइंट जो बताए हैं मैंने, आवृत्ति, आयाम सेम होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए, ये सारे लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? तो अगर कुछ प्रतिरोध हमें इस तरीके से लगे मिले, तो R1, R2, R3, R4 बोल दे रहे हैं, और ये बीच में
R5 है। तो इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था क्या है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह जोड़ें, वी वोल्ट की बैटरी सेल जोड़ दी हमने, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा, संतुलन की अवस्था अगर इस वाली ब्रांच में R5 वाले प्रतिरोध में अगर कोई धारा ना प्रवाहित हो, आई इन R5 अगर ये जीरो हो जाए, आई इन R5 मतलब इस वाले ब्रांच में, तो हम इसी को बोलते हैं संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनकी भुजाओं इसमें प्रतिरोधों में क्या संबंध होना चाहिए, वही निकालना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये वी वोल्ट पे है, ये प्लस वाला टर्मिनल वी वोल्ट पे होता है, तो यहाँ वाले टर्मिनल वी वोल्ट पे हो जाएगा। ये जीरो पे मानते हैं हम, तो यहाँ वाला हो जाएगा जीरो पे। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? करंट नहीं जाने का मतलब होता है कि वहां पे जो उसके टर्मिनल है, उनके दोनों किनारे हैं, उनके बीच कोई विभवांतर नहीं है। विभवांतर नहीं का मतलब विभव सेम है, जो विभव यहाँ का है वो विभव यहाँ का है, तभी जो है करंट फ्लो होता है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो मान लिया हमने क्या माना कि यहाँ का विभव जो है x है, तो यहाँ का भी x होगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था के लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। और संतुलन की अवस्था में इस ब्रांच में कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये तभी संभव है जब इन दोनों पॉइंट का विभव सेम हो। ठीक है, तो अब जो भी आपने मान लीजिए यहाँ से करंट एक निकालिए, करंट आई आया, इस ब्रांच में I1 गया, इस ब्रांच में I2 गया। ये I1 ऐसा जाएगा, अब इसमें तो नहीं जाना है, तो यहाँ भी I1 ही जाएगा और यहाँ भी I2 जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ आके I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्या करना है, ओम्स लॉ थोड़ा सा यूज करते हैं हम कि V माइनस, देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या था V, और यहाँ पे X है, तो इन दोनों पॉइंट का विभवांतर कितना है V माइनस X, और ये कितना हो जाएगा I1 R1, V बराबर आई आर होता है ना, तो I1 R1। क्वेश्चन मानते जाइए, फर्स्ट बोल दिया, इसके लिए बोले V माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 R2, V माइनस एक्स इक्वल टू I2 R2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, बोल दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, x माइनस जीरो, यहाँ का भी वही x है, यहाँ का जीरो, तो x माइनस जीरो या फिर x बोल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, इसमें I1 करंट जा रहा है ना, तो I1 R3, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसमें जो है x माइनस जीरो, यहाँ का भी विभवांतर है x माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा I2 R4, I2R4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है, बस हमें डिवाइड करना है। आप R1 R2 करना है, चाहे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से। तो मैं कर दे रहा हूँ सेकंड बाई फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, V माइनस एक्स अपॉन V माइनस एक्स, ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2R2 अपॉन I1R1। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, R1 इधर ले आएंगे, R1 R2 को इधर ले आते हैं, या फिर I1 I2 को इधर ले आओ। चलिए R1 इधर ले आते हैं, R1 बाई R2 हो जाएगा, R2 इधर आएगा तो इक्वल्स टू I2 बाई I1। यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 4, 4/3 कर दें, जरूरी नहीं 4/3 करिए, आप 3/4 करिए, बस ध्यान रखिएगा दोनों मतलब उन इक्वेशन को इक्वल करेंगे जो जिनके लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होकर 1 हो जाए। यहाँ पे सेम था तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सेम है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस जीरो ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा I1 4 से हमने किया है ना, तो I2R4 अपॉन I1R3। चलिए R3 इधर ले आइए, R3 अपॉन R4 हो जाएगा, R3 अपॉन R4 इक्वल्स टू I2 बाई I1। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इनका राइट हैंड साइड इक्वल है I2 बाई I1, I2 बाई I1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इक्वेशन नंबर बोल दे रहे हैं 5, और ये हो गया 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप समीकरण 5 व 6 से क्या होना चाहिए, R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के, R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के। यही आपका संतुलन की अवस्था में यही कंडीशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घा में दो पार्ट थे, एक कर दिया हमने, एक अथवा वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात दिया है 1:2:3। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध वाला फार्मूला पता होगा, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, लंबाइयों का अनुपात दिया है, तीन तार हैं तो हम L1 L2 L3 करके मान ले रहे हैं। मान लीजिए पहले का प्रतिरोध क्या है, R1, इसकी लंबाई कितनी है, L1, L1 कितना हो जाएगा, इसी रेशियो में मानना है, तो L1 को 3L मान लेंगे, L2 को 2L और L3 को L। तो L1 कितना हो जाएगा, 3L। अब एरिया हमें चाहिए, एरिया तो नहीं पता है, द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ से देखिए हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले R1 R2 R3 लिख लेते हैं। R2 है दूसरे का और L2 कितना है, 2L है, और R3 कितना है, इस तीसरे वाले तार का प्रतिरोध R3 माना, तो इसका लेंथ है L3 कितना हो जाएगा, L। इसी रेशियो में देखिए 3:2:1, इसी रेशियो में हमने मान लिया। अब हमारा काम बचा है कि हम A1 A2 A3 निकाल लें। अगर A1 निकाल लें, A2 निकाल लें और A3 निकाल लें, तो फिर जाके हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है यानी कि M1 M2 M3 का अनुपात दिया है। तो मान लीजिए इसका पहले वाले तार का, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। माना पहले वाले तार का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का R1, इस तरीके से लिखना होगा, मैं सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। तो M1, पहले तार का द्रव्यमान कितना है, M1। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, अच्छा रो के लिए हमने नहीं लिखा क्योंकि रो सबके लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक ही धातु के बने हैं ना तीनों, तो रो सबके लिए सेम होगा। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, आयतन मान लीजिए इसका V1 था, अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो आयतन भी अलग अलग होगा, और घनत्व भी सबका सेम होगा। घनत्व को जनरली रो से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रो हमने विशेष प्रतिरोध यूज किया है तो इसलिए डी से लिख देंगे। घनत्व भी सबको सेम होगा। अब आयतन क्या होता है, तार जनरली हम कैसे लेते हैं, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर L1 इंटू डी। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम एरिया लिख दें, जो हम यूज करते हैं, हमें फार्मूले में पढ़ा होगा। एरिया कौन सा था, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ही तो था। तो अब जो है एरिया एल, यहाँ पे A1 सॉरी, इसका हमने पहले वाले तार के लिए कर रहे हैं, तो एरिया A1 ले लेंगे, लंबाई L1 तो है ही, लेकिन डेंसिटी जो घनत्व है वो हम D1 D2 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि सबके लिए सेम है। जैसे रो1 रो2 रो3 नहीं लिया, वैसे D1 D2 नहीं लेंगे। तो M1 क्या हो जाएगा, अच्छा M1 M2 M3 हम मान लेंगे, रेशियो दिया है तो M1 इक्वल टू M मान लेंगे, M2 इक्वल टू 2M मान लेंगे, M3 इक्वल टू 3M मान लेंगे। तो M1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, M सिर्फ। ठीक है, चाहो तो यहाँ कहीं पे लिख भी लो, आपको अगर लिखना ही है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, M1 इक्वल टू M, दिख रहा है ना यहाँ पे, M1 इक्वल टू M, M2 इक्वल टू 2M और M3 इक्वल टू 3M। ठीक है, इसी रेशियो 1:2:3 में मान लिया। तो M1 की जगह M रखेंगे, A1 L1 इंटू डी। तो हमें एरिया चाहिए था ना, A1 कितना हो जाएगा, M/L1D, L1D इधर आ जाएगा, M/L1D। बस इतना आपको ध्यान से करना है, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक है। जिन लोगों को टफ लगा होगा इसी वजह से लगा होगा, बाकी तो और कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो A1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, M/L1D। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से सबके लिए, तीनों के लिए नहीं कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। अब यहाँ पे जब दूसरे वाले तार के लिए करेंगे तो M2 की जगह 2M आ जाएगा और L1 की जगह L2 आ जाएगा, और D तो सबके लिए सेम है, घनत्व क्योंकि पदार्थ सेम है, धातु सेम है, तो घनत्व भी सेम होगा। तो 2M बाई क्या हो जाएगा, L2D। ठीक है, और तीसरे वाले तार के लिए 3M/L3D हो जाएगा, 3M/L3D। ये तीनों के लिए हमने A1 का कैलकुलेट कर दिया। अब R1 रेशियो R2 रेशियो R3 कर सकते हैं। R1 क्या हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं, R1 बराबर रो, रो तो नहीं बदलेगा, धातु सेम है, L की जगह पे कितना हो जाएगा, सॉरी L1 रो, चलो एक बार लिख दो, रो L1 बाई A1, तो कितना हो जाएगा ये, रो L1 कितना है 3L बाई A1 कितना है M बाई
L1D ऐसे रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व मत करने लगिएगा यहाँ पे ये करो वो करो। चलो नहीं तो कंफ्यूज हो कर ही देते हैं। तो ध्यान से देखिए L1D ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो L1D L रो इंटू 3L, तो L1D बाई M। L1D ऊपर चला गया बस, और क्या। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2। तो रो L2 कितना है, 2L है, 2L अपॉन A2 कितना है, A2 कितना है, 2M बाई L2D, 2M बाई L2D। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, रो L1 L2 की वैल्यू हमें इसमें भी रखनी पड़ेगी ना। चलो रख देते हैं, L1 की जगह पे क्या रखेंगे, एक लाइन और लिख देता हूँ, रो, अभी सब लास्ट में कट ही जाने हैं, तो 3L1 की जगह पे क्या रखेंगे हम, 3L। देखिए ध्यान से, 3L पहले से है, और L1 की जगह पे भी आ जाएगा 3L टू D, तो 3 दिक्का 9L स्क्वायर कर दो सीधे। L1 की जगह 3L रखेंगे, 3L इंटू 3L 9L स्क्वायर, रो 9L स्क्वायर D अपॉन M। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L2 की यहाँ पे क्या रखें हम, L2 की यहाँ पे कितना है, 2L, 2L, तो यार 2 से 2 कैंसिल करेंगे, LD ऊपर जाएगा तो 2L स्क्वायर D हो जाएगा, रो 2 यहाँ बचा है L स्क्वायर D अपॉन कितना बचा है M। ठीक है, R3 लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, रो L3 बाई A3, नीचे लिख दूं, रो L3 बाई R3 कितना हो जाएगा, रो L3 कितना है, L है, और क्या लिख रहा हूं मैं, A3, A3 कितना आया है 3M बाई L3D, 3M बाई L3 कितना है, L है, LD, तो ये कितना हो जाएगा, LD ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर D हो जाएगा, रो L स्क्वायर D बाई 3M। क्या तक समझ में आ गया, R1 R2, देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन मैंने तुम्हें करने के लिए दिखाया, बाकी ये सब एक लाइन में लिखा जाता है, इतना सब नहीं करना है। ये एक बार एक स्टेप में, एक स्टेप में, एक स्टेप में, मैं स्टेप वाइज आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप स्टेप और कम कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। अब ध्यान से देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन दिख रही होगी, रो L स्क्वायर D बाई M, रो L स्क्वायर D बाई M, ठीक है, और रो L स्क्वायर D बाई M। बताओ, कैलकुलेशन सही से किया ना, देख लीजिएगा, हो सकता मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, डाउट लग रहा है थोड़ा सा, रो 2L बाई 2M बाई 2LT, लेंथ है 2L, और अपान ये L2 कितना है, 2M बाई L2D, L2 कितना है, 2L2M बाई 2LD, ठीक है सही है। तो देखिए रो जो जो कॉमन है तीनों में, रो L स्क्वायर डी बाई एम, रो L स्क्वायर डी बाई एम तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा तो 9, और यहाँ पे बचेगा R2 वाले में बचेगा 2 बचेगा, ध्यान से देखिए 2, और इसमें बचेगा 1/3, रो L स्क्वायर डी बाई एम कैसे 1/3, चाहे यही आंसर लिख दो आप, और अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, भिन्न में नहीं रखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 9 3 27, और ये 3 दूनी 6, और ये 3 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, 27 रेशियो 6 रेशियो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का अंक पर लास्ट पार्ट है ये। परस्पर रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम क्या करते हैं,
उत्तल लेंस ले लेते हैं, आप चाहे जो भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और दूसरा उत्तल लेंस बिल्कुल साथ में रखे हुए हैं, ये है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी हम बोल दे रहे हैं f1 है, इसकी फोकस दूरी f2। तो इसके संयोजन की फोकस दूरी निकालने का मतलब क्या है, जहां पे ये दोनों मिलके प्रतिबिंब बना रहे होंगे वहीं पे एक ऐसा लेंस लगाओ, एक ऐसा लेंस लगाइए, मतलब इन दोनों का काम ये अकेला करे। जैसे आप तुल्य प्रतिरोध वगैरह निकालते थे, दो प्रतिरोध हैं उनकी जगह पर हम एक प्रतिरोध लगाएं जो काम करेगा, उन दोनों का मिला के वो तुल्य प्रतिरोध कार्य करता है। तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कहने के लिए कि हम ये इन दोनों की तुल्य फोकस दूरी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है, तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे मान लो प्रकाश की किरण गई, ठीक है। अब अगर ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इधर मोड़ेगा। अगर ये लेंस ना होता, मान लीजिए अगर ये लेंस ना होता, तो ये कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, ये ऐसे सीधे चले जाता है यहाँ से और यहाँ कहीं पर बना देता प्रतिबिंब। इसको हम क्या बोलेंगे, आई डैश बोल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। अभी ये भी आ गया, यहाँ पे बनता, ठीक है। ये वस्तु की दूरी को हम u से लिख देते हैं और ये वाली प्रतिबिंब जो बना है इसको इसे लिख दें v डैश से लिख दें, v डैश से लिख दिया। इसके आ जाने के कारण ये थोड़ा और आगे मुड़ जाएगा और यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, फाइनल प्रतिबिंब i कितनी दूरी पर, v पर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये अकेला होता तो यहाँ प्रतिबिंब बनाता, दो लेंस आ गए हैं तो ये और इसको मोड़ दिया तो यहाँ पे फाइनल प्रतिबिंब बना, ठीक है। और इसके लिए जो वस्तु की दूरी, इसके लिए तो वस्तु यही है u दूरी पर, लेकिन इसके लिए जो वस्तु की दूरी है तो पहला लेंस प्रतिबिंब बनाता है, ये पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा और इसी को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। याद कीजिए कौन सा पार्ट था, 1 नंबर या 2 नंबर में इस तरह का चित्र दिया हुआ था, तो ये उसी टाइप का केस है। तो ये आभासी प्रतिबिंब पहले वाले के लिए काम करेगा। अभी हम आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया, u दूरी पर ही इसमें एक लिया, एक लेंस दूसरा हमारे पास है जो इन दोनों के तुल्य है, इनके इक्विवेलेंस है। यहाँ पे वस्तु रखा और ये जो है यहीं पे डायरेक्ट इमेज बना दे रहा है, कहाँ पे, v पर, कहाँ पे बना दे रहा है, v पर। और इसको हम बोल देते हैं f इक्विवेलेंट, f, ठीक है। अब हमें फोकस दूरी लेंस वाला फार्मूला लगाना है बस, तो लगाइए पहले वाले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, चलिए पहले लेंस के लिए क्या लगेगा, वही फार्मूला लगाना, 1/f=1/v माइनस 1/u। तो 1/f1 इक्वल्स टू 1/v, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, v डैश पे बन रहा है, ध्यान रखिएगा, v डैश माइनस माइनस 1/u। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, 1/f1 है ना। दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2, तो 1/f2 इक्वल्स टू 1/v, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, v पर बन रहा है ना, तो 1/v। और यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, 1/u में इसके लिए वस्तु ये नहीं है, इसके जब यहाँ से कोई देखेगा, सोचो यहाँ से जब इधर से कोई देखेगा तो उसे वस्तु थोड़ी ना दिखाई देगा, उसे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो जा रहा है, तो यहाँ से वस्तु नहीं देखा जा सकता, ये वाला वस्तु देखेगा, ये वाला इसका प्रतिबिंब देखेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, जो कि वी डैश पे है, तो -1/v डैश कर देंगे। यही इतना आपको सोचना था। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके लिए लिख दें तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सिंपल, बाई वी माइनस 1/u। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो 1 + 2 करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1/b डैश माइनस 1/b डैश कैंसिल हो जाएगा, -1/u बचेगा इसमें और 1/v। तो पहले 1/v लिख देते हैं प्लस वाले को, 1/v माइनस 1/u, इन दोनों को जब जोड़ेंगे राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1/v डैश माइनस 1/b डैश कैंसिल, तो 1/v माइनस 1/u, ये क्या है, 1/v माइनस 1/v, 1/f इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, को प्रूव करना था। अब जितने भी लेंस संयोजन में रखे जाएंगे
सबको 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जितने भी हों आपके पास कर सकते हैं। जरूरी नहीं उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए भी यही आएगा। बस जब वैल्यू वगैरह रखते हैं तो उसके लिए नेगेटिव होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी नेगेटिव। अब यहीं पे पावर की बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता जैसे पढ़ा होगा 1/f होता है। तो अगर पावर पूछ ले, जो कि इसमें नहीं पूछा, इसमें नहीं करना है, तो पी इक्विवेलेंट, इन दोनों का पावर मिला के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो ये P1 है पहले वाले की पावर, ये P2 है, पावर को भी जोड़ देते हैं तो ये पूछ लेता है। तो पावर का भी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पीएन संधि डायोड पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कीजिए। तो पीएन संधि डायोड काम कैसे करता है थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। ये सिंबल होता है पीएन संधि डायोड का, ये वाल्व की तरह काम करता है। अगर हम करंट इधर से जा रहा है, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, तो इसे जाने देगा, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायज। और अगर वैद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए ऐसे है, इधर से वैद्युत धारा आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये रोक देगा। इसको बोलते हैं रिवर्स बायज में, रिवर्स बायज में क्या बोलते हैं, एक मिनट बताता हूँ क्या बोलते हैं। ये आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं। फॉरवर्ड बायज को बोलते हैं अग्र अभिनत, हाँ अग्र अभिनत। और रिवर्स बायस को बोलते हैं पश्चिम। अगर अग्र अभिनत में है, मतलब इस तरह से इधर वाले पार्ट से धारा जा रही है, तो अग्र अभिनत बोलेंगे और वो धारा को पास होने देगा। और अगर इधर से धारा आ रही है तो धारा को रोक देता है। ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। जैसा कि हमारा जो इन्वर्टर में लगा होता है, बैटरी चार्ज होते समय क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो बनाते हैं सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ से एक एसी सोर्स जुड़ा होगा, यहाँ से एक एसी सोर्स जुड़ा होगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से होगा, सिंबल बना देंगे। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है ना, तो इसको ऐसे बनाते हैं। अब बीच में जो है एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, एक ट्रांसफार्मर आता है जिसे हम 909 बोलते हैं। यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे D1, और एक डायोड यहाँ पे लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे D2। दो डायोड इसमें यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोड दे देंगे। लोड, लोड का मतलब क्या होता है, जो हम घरों में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उनका एक रेजिस्टेंस होता है, एक प्रतिरोध होता है, उन्हें हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। जैसे फैन, टीवी, कूलर, पंखा, जो भी आप यूज कर रहे हो। यहाँ से पॉइंट के नाम है, पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस डायोड का नाम है D2। तो होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, एक प्लस है ये माइनस है। तो जब प्लस वाला साइकिल, प्लस वाला हाफ साइकिल जाता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट प्लस होता है, नीचे पे माइनस होता है। अब इसी को, इसकी संरचना को लिखना है आपको इसके बारे में। एक ट्रांसफार्मर यूज होता है, उसके एक टर्मिनल पर हम पहला डायोड D1 प्रयोग करते हैं, दूसरे पर D2 प्रयोग करते हैं। और उनके बीच में दोनों डायोड के जो आगे वाला पार्ट है उनके और उसके ट्रांसफार्मर के मध्य बिंदु से, केंद्रीय बिंदु बोलते हैं उसको, के बीच में हम लोड प्रतिरोध देते हैं। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह या फिर नोट्स वगैरह प्रेफर करिए, उसके हिसाब से लिखिए। मैं समझा दे रहा हूँ काम कैसे करता है ये। तो D1 हो गया ये। अब जब पहले वाली साइकिल के लिए, इसको भी लिखना है आपको, पहले साइकिल के लिए ऊपर ए वाला पॉइंट प्लस में होता है, बी वाला माइनस में। तो जिधर प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है, तो करंट इधर से फ्लो होगा। अब करंट इधर से फ्लो होगा तो ये जाने देगा इसको, क्योंकि ये किसमें होगा, जब पहले फर्स्ट हाफ साइकिल की पॉजिटिव साइकिल के या फिर धनात्मक चक्र के लिए जो है, ऐसे लिखेंगे आप, धनात्मक चक्र के लिए डायोड D1 अग्र अभिनत में होता है, जो धारा को गुजरने देता है। और डायोड D2 किसमें होता है, पश्च अभिनत। रिवर्स बायस में होगा तो ये इधर से धारा को जाने नहीं देगा। तो अब क्या होगा, ये वाली जो पूरी धारा है इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब जब सेकंड यहाँ पे मिलेगा ये आपको, ये मिल जाएगा, ये गया। अब माइनस वाली साइकिल गुजरेगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ जब माइनस वाली
साइकिल गुजरेगी तो ये हाई वोल्ट पे हो जाएगा ना, हाई बोलो या लो, देखो प्लस माइनस का यहाँ पे मतलब सिंबल से नहीं, यहाँ पे प्लस का मतलब जो है वो हाई वोल्ट पे है, जो माइनस पे वो लो पे, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये प्लस में बोलने का मतलब, अब ये माइनस में है तो ओवरऑल वोल्टेज देखा जाए तो निगेटिव ही है, लेकिन ये हाई पे हो गया, अब ये लो पे हो गया, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब इस बार इधर से करंट जाएगा, इस बार इधर से करंट जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है अग्र अभिनत, और ये पश्च अभिनत में, तो इधर नहीं जा पाएगा करंट, इधर करंट नहीं जा पाएगा, तो जो भी करंट है इधर ही आएगा। तो देखो ओवरऑल दोनों से करंट आके एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक ही, अगर ये इस दिशा में है, इसको हमने प्लस बोला है, तो ये वाला जो जा रहा है उसको भी प्लस ही बोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको साइकिल चेंज होती रहती है और सब एक ही दिशा में, फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूरे तरंग को एक ही दिशा में कर देता है, ये करंट को एक ही दिशा में, और यही बैटरी का काम होता है, एक ही दिशा में जाता है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, प्लस में था प्लस में ही है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, चाहे इधर से आए करंट, जब ये वाला साइकिल आया तब भी इधर जा रहा था, जब ये वाला साइकिल आया तब भी इधर। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको लिखना है, लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा प्रमाण संरचना के बारे में लिखिए। तो अल्फा प्रकीर्णन का मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, क्या क्या होता है इसमें। रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था ये बता जरूरी है। रदरफोर्ड, हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास अल्फा कण का सोर्स होगा, ऐसे बना देते हैं इसको। यहाँ पे स्रोत है, क्या है, यहाँ से अल्फा कण होगा। बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व देखा होगा आपने, सुना होगा, अब तो सिलेबस से हटा दिया गया रेडियो एक्टिवता। अल्फा कण स्रोत है। जनरली अगर मैं बताऊं तो भारी नाभिक जो होते हैं इसमें बिस्मथ यूज किया जाता है, शायद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 83 के आसपास होता है, 83। यहाँ पे लेड ब्रेक्स लगी होती हैं, लेड की ईंटें, ये क्या काम करती हैं, लेड की ईंटें अल्फा कण को चैनलाइज करती हैं, एक बीम के रूप में यहाँ से बनाती हैं। एक आगे यहाँ पे एक इस तरह का स्क्रीन लगा होता है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा होता है, तरीके से बना देना। जिंक सल्फाइड का पूरा ये कवर किया रहता है, बहुत थोड़ी सी जगह पे खाली रहती है जिससे वो रेज गुजर सके, ठीक है। यहाँ से अल्फा कण ऐसे निकल रहा, बीम निकल रही है, बीम। यहाँ पे एक, ये किसकी स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का पर्दा बोल दो, स्क्रीन बोल दो, पर्दा बोल दो। यहाँ पे एक डिटेक्टर भी लगा होता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं ये बना देंगे, कुछ कुछ भी शेप का बना दो आप, बस लिख देना डिटेक्टर। डिटेक्टर को क्या बोलेंगे, संसूचक, सूचक बोलते, ठीक है, ठीक है। डिटेक्टर ज्यादा आपको समझ में आएगी, डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या होता है, जब यहाँ से अल्फा कण निकलता है, लेड की ईंटें जो है इसको इसको चैनलाइज कर देती हैं, वक्र कर देती हैं, और यहाँ पे हम एक यूज करते हैं गोल्ड फॉइल, सोने की क्या पन्नी, स्वर्ण पन्नी लिखते हैं इसको, स्वर्ण पन्नी। क्यों यूज करते हैं, स्वर्ण पन्नी क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन मैं बता दें। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। ये पहले रे डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, रे नहीं, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इन सब के बारे में लिखेंगे एक एक पॉइंट वाइज करके। और सोने की पन्नी ही क्यों यूज करते हैं, तो जो गोल्ड है वो मोस्ट मेलेबल मेटल है, उसको पीट पीट कर सबसे मतलब उसकी पतली पन्नी बनाई सकती है, वो अधिकतम जो है पतला पतला क्यों बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ताकि, क्योंकि परमाणु के बारे में जानना चाह रहे थे रदरफोर्ड, तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने ऐसा मेटल सेलेक्ट किया जो पतली पन्नी, जिसके बहुत पतली लेयर बनाई जा सके। पता है ज्यादातर धातुओं को जब हम पीटते हैं, ठोकते हैं या फिर उनको खींचते हैं तो वो टूट जाती हैं, डक्टाइल होती हैं वो। लेकिन सोना क्या है, इसको मोस्ट मेलेबल मेटल में से एक है। ऐसा नहीं है कि सोना महंगा होता है इसलिए इसका यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया, क्योंकि इसकी बहुत पतली झिल्ली टाइप की बनाई जा सकती है, जितनी ज्यादा पतली झिल्ली होगी, और इतना पतला ये बनाया जाता है, लगभग इसकी साइज जो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर से 10⁻⁸ तक की होती है। तो उसमें बोला जाता है कि उस पतली पन्नी में एक सिंगल परमाणु की लेयर आ जाए, एक सिंगल परमाणु की परत, बहुत सारे परमाणु होते हैं, सोना है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ताकि सिंगल परमाणु के आ जाए। अब जब यहाँ से अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा बना देते हैं, ये हीलियम का नाभिक होता है। इसे क्या बोलते हैं, अल्फा कण को हीलियम का नाभिक होता है, पता होना चाहिए।
और भी नाभिक वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह में भी यूज हो जाता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 परमाणु होते हैं, तो बेसिकली बोला जाए 2 परमाणु, सॉरी 2 परमाणु नहीं, 2 प्रोटॉन। अब क्या होगा, यहाँ से जब आएगा हीलियम का नाभिक, तो इसमें देखा गया मोस्ट ऑफ द लगभग 99.8%, मैं डायरेक्ट परीक्षण भी लिखता रहूँगा तो साइड में क्या क्या परीक्षण निकला। जब ये अल्फा कण यहाँ से गए, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मतलब परीक्षण क्या किया, ऑब्जर्वेशन, अधिकतर नाभिक, अधिकतर नाभिक, यार मैं बोल दे रहा हूँ नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो इससे भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है। तो इसमें क्या देखा इन्होंने कि अधिकतर जो अल्फा कण है वो बिना डेविएशन, इनका बिना विचलन हुए सीधे निकल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोइंग विदाउट डेविएशन, ठीक है, लगभग कितना, 99.8%। बाकी कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनका डेविएशन 1 डिग्री से ज्यादा था। डेविएशन क्या है, मान लो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा अगर मुड़ रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं विचलित हो रहे हैं। विचलन कोण देखा होगा आपने, प्रिज्म में पढ़ा होगा। तो अगर मान लो कोई कण ऐसे जा रहा है, तो ये इस एंगल को जाना ऐसे चाहिए था, कोई अल्फा पार्टिकल को, तो वो चला गया ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे, ये सिंगल को मान लो थीटा है तो इसी को विचलन कोण बोलेंगे। ऐसे जाना चाहिए था, इधर चला गया, तो इसी को हम बोलेंगे विचलन कोण। अब ज्यादातर क्या हुए, अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ कण थे लगभग 0.14% कण थे जिनका डेविएशन 1 डिग्री से अधिक था, जिनका विचलन कोण 1 डिग्री से अधिक था। और लगभग जो है 8 से 10 हजार में से कोई एक कण ऐसा था जिसका विचलन 90 डिग्री से भी अधिक था। अगर यहाँ पे आता तो 90 डिग्री, ऐसे जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पे चला आया, तो उसको बोलेंगे 90 डिग्री से अधिक का कोण बन गया। ये कोण कितना है, 90 से बड़ा है ना, तो 90 से अधिक का विचलन हो गया। और 10 लाख में से 10 की पावर 6 में से एक कण ऐसा था जिसका जो है अपने रास्ते पे फिर से वापस आ गया, अपने रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। तो अब इससे ये हो गया प्रेक्षण, रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की। अब उसके हिसाब से परमाणु संरचना के बारे में क्या क्या कहा, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आप प्रेक्षण लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, प्रेक्षण लिखेंगे, फिर उसके बाद अब बताएंगे निष्कर्ष, जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, क्या निकाला परमाणु संरचना के बारे में, निष्कर्ष हेडिंग लगा लीजिएगा और इसको लिखिएगा। तो इसमें पहले उन्होंने कहा कि अगर ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, 99.8% अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु का जो अधिकतम भाग है वो खाली है। पहला कंक्लूजन निकला कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है। फिर उसके बाद जो है 10 लाख में से एक कण जो है वापस आ रहा था, सीधे वापस आ जा रहा था, रिटर्न हो जा रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि अगर वापस आ रहा है, अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, यानी कि उसपे प्रोटॉन है, तो वापस कब आएगा, जब यहाँ पे कोई धनावेश होगा जिसमें प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, उसे जाने नहीं देगा, तो वापस आएगा। तो उन्होंने कहा नाभिक उसमें परमाणु के बीच में बहुत छोटे से स्थान पर, बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, परमाणु के बीच में बहुत छोटे से स्थान पर धन आवेश है, जिसको इन्होंने कहा नाभिक, ठीक है। बहुत छोटे से स्थान में, जगह में एक धनावेश है जिसको क्या कहा, नाभिक। फिर उसके बाद 2 हो गया, 2 निष्कर्ष। तीसरा एक और लिखना है बस आपको, तीसरा निष्कर्ष ये लिखना है कि इसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया, पहला तो क्या हो गया कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, दूसरा परमाणु के बीच में एक छोटा सा भाग है जहां पे धनावेश है, उसको नाभिक बोला। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष ये है कि परमाणु जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक से, नाभिक पे जो धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो नाभिक के साथ वैद्युत बल के द्वारा जुड़े हैं, जो उन्हें अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ऐसे लिखना है, जो उन्हें अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब वृत्तीय गति में कोई वस्तु गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो अब वो यहाँ पे मान लीजिए प्लस हो गया, ये नाभिक हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा आकर्षण का, और यही ये वैद्युत बल जो है इनको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे ये वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात जो ये थी, जो कि इनकी कमी थी, उन्होंने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर सकते हैं। बाद में वो चीज गलत साबित हुआ, जो कि हमने उसमें रदरफोर्ड की कमियों में बताया था, ठीक है। तो ये निष्कर्ष हो गए, डायग्राम बनाना है, प्रेक्षण लिखना है, निष्कर्ष निकला, ये 3 पार्ट में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिनालिका क्या होती है लंबी धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका सोलेनाइड क्या होता है, देखा होगा आपने। लिखने का काम आपका है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी इसको खत्म कर दूं। मैं एक और पार्ट बनाना नहीं चाहता, इसी पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे ये हो गई आपकी परिनालिका, सॉरी। क्वेश्चन क्या है कि परिनालिका क्या होती है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परिनालिका क्या होती है लंबी धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो परिनालिका क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक कोई वैद्युत रोधी मतलब जिसमें करंट ना फ्लो हो, कुचालक पदार्थ होता है पाइप टाइप का, और इस पे बहुत सारे तांबे के इंसुलेटेड वायर लपेट देते हैं। इंसुलेटेड मतलब विद्युत रोधी तार को लपेट देते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिगर बना लेंगे पहले हम। ये हो गई आपकी परिनालिका। इसमें क्या है लिखना आपको है, मैं समझा दे रहा हूँ, और उसका जो है ठीक है वो जो ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है वो भी मैं निकलवा दूंगा। लंबी परिनालिका है, लंबी का परिनालिका का मतलब क्या होता है, जो इसकी त्रिज्या है, लंबी का मतलब क्या होता है, या फिर अनंत लंबाई के बोल देते हैं। जो इसकी त्रिज्या आर है, इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, या फिर लंबाई जो है काफी बड़ी होनी चाहिए त्रिज्या से, तो उसे हम बोलते हैं लंबी परिनालिका। इसी को आइडियल सोलेनॉइड आदर्श परिनालिका भी लिख सकते हैं, और अनंत लंबाई की परिनालिका लिख सकते हैं। अनंत लंबाई का मतलब ऐसा नहीं सच में अनंत, इसकी आर की तुलना में ये लंबाई इसकी जो है लेंथ वो ज्यादा हो, उसे हम अनंत लंबाई कहते हैं। इसमें बहुत सारे तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे गए रहते हैं। इसी अ, युक्ति को, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं इसी संरचना को। तो अब ये काम कैसे करता है देख लीजिए ध्यान से। जब एक धारावाही लूप है हमारे पास, मान लो धारावाही लूप होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, दाहिने हाथ के नियम से ऐसे रखेंगे अंदर की तरफ, या फिर अगर आपको ये वाला प्रोसेस याद हो कि जिधर से हमें क्लॉकवाइज दिखता है धारावाही लूप है, अगर जिधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है उधर क्या बनता है, साउथ बनता है, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उधर नॉर्थ बनता है। तो ये पता होना चाहिए नॉर्थ से निकलता है साउथ से। अगर अभी मैं मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे इधर से मेरी तरफ से इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इधर क्लॉकवाइज दिखेगा तो साउथ बोल देते हैं, इधर दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर इधर से क्लॉक दिख रहा है तो उधर से एंटी क्लॉक दिखेगा ना अपने आप। तो इतना तो एक ही देखना होता है आपको, अगर ये साउथ दिख गया तो वो नॉर्थ हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ दिख गया तो वो साउथ हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं। और इसके अंदर परिनालिका के अंदर समांतर रेखाएं मिलती हैं, समांतर रेखाएं जो कि ये प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है, ये नहीं हो रहा है। तो ये होगी प्रणालिका, इसके बारे में आप यही सब जो मैंने कहानी बोली है उसी को लिखना भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें इसके जो है चुंबकीय प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने से पहले कुछ एजम्पशन लिए गए, एजम्पशन को ध्यान दीजिए कि अ, माना, और हम किससे करेंगे कि देखो कई तरीके होते हैं, एक तो एंगल लेकर इंटीग्रेशन वाला, बायोसेवर्ट लॉ यूज करके एक छोटे से पार्ट के कारण लिख के इंटीग्रेशन करना, वो सब बड़ा प्रोसेस है। अगर वो फिक्स लेंथ दे दे कि लंबी प्रणालिका नहीं है तो फिर वही करना पड़ता है जो कि सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एम्पियर लॉ से कर लेंगे तो वो आसान पड़ जाता है। माना, क्या मानना है, एजम्पशन ये मानना है कि बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो है। अब परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर कितना है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, जीरो मान लेना है। और ये बहुत लंबाई लंबी है, एल बहुत लंबा है, किससे किसकी तुलना में, त्रिज्या की तुलना में, बस। और क्या मानना है। ये दो एजम्पशन हो गए। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है अगर मैंने क्लॉकवाइज माना है तो ये इस वाले पॉइंट पे देखिएगा, इस वाले पॉइंट पे धारा अंदर जा रही है और ऊपर वाले पॉइंट पे धारा बाहर आ रही है। तो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, एम्पियर लॉ लगाना है हमें क्योंकि, तो इस तरीके से बनाएंगे। ऊपर वाला पार्ट मैंने बना दिया और यहाँ नीचे वाला पार्ट बना दिया। अब इसमें धारा की दिशा क्या है, यहाँ पे धारा अंदर जा रही है नीचे और ऊपर से धारा बाहर निकल रही है। तो अंदर जाने वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। ये बना दिया क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा अंदर जा रही है। बाहर जाने वाले पार्ट को डॉट से दिखाते हैं, तो मतलब धारा बाहर आ रही है। ठीक है, धारा बाहर आ रही है। अब चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे। एम्पियर का परपथीय नियम लगाने के लिए एम्पियर लूप बनाएंगे। बोलते हैं ए बी सी डी, जैसे बोल रहा हूँ बोल लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में। ऐसे बना है साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर के किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे होगा ऐसे। ठीक है, एम्पियर सर्किट। अब इसमें हमने मान लिया है कि जो एक फेरों की संख्या है एन क्या होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। एकांक लंबाई में, क्योंकि अभी एम्पियर लॉ जब हम लगाएंगे तो फेरों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको एकांक लंबाई, या फिर यहाँ पे एम्पियर सर्किटल, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई साइड। इसके जो हमने एम्पियर लूप बनाया है उसके अंदर कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है एम्पियर लॉ। अब इसको कई पार्ट में लेंगे क्योंकि ए बी सी डी इस तरह से हमने माना है, और हमें मानने का तरीका ऐसा नहीं है कि गोल वगैरह मान लेंगे, आप सर्कुलर मान लेंगे या स्फेरिकल, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। सर्कुलर नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो लूप सिलेक्ट करना होता है बहुत सावधानी के साथ हमें सिमेट्री में होना चाहिए। तो क्या करना है, हम इसको कई पार्ट तोड़ देते हैं। एक बार ए बी के लिए लगा देते हैं, पाई ए बी के लिए कितना हो जाएगा, पी डॉट डी एल प्लस बी सी के लिए लगा देते हैं फाई पी डॉट डी एल प्लस सी डी लिख लो या डी सी लिख लो। सी डी लिखोगे तो माइनस में आएगा, डी सी लिखोगे तो प्लस में आ जाएगा। बस इतने ध्यान रखना, तो मैं डी सी लिख दे रहा हूँ। ये किसके लिए होगा, डी सी, और फिर सी डी, डी सी लिख लो तो प्लस में आ जाएगा, सही रहेगा, पी डॉट डी एल। फिर ए डी के लिए प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। दिख रहा है ना, आई इनसाइड, ठीक है। ये हमने लिख दिया एम्पियर सर्किटल। अब ध्यान से देखिए इनको, एक बार अगर हम स्टडी करें इसको, ए बी, बाहर हमने चुंबकीय क्षेत्र जीरो माना है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र जीरो माना है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। बीसी के बारे में देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और बीसी ये है, तो लेंथ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो बी डी एल कॉस 90 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। डीसी के लिए, डीसी को हमें इसमें आएगा कुछ, तो ये अभी कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जीरो होने लगा। एडी, एडी में भी, एडी ये है, इसकी डायरेक्शन लेंथ की, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इनके बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओवरऑल हमारे लिए बचा, यहाँ लिख दूं, इसके बाद यहाँ से देखते रहिएगा, इसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूं, तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक क्या है, डीसी, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इनसाइड। इसी को करना है हमें, तो डीएल तो मिलके पूरा, मान लो एल लंबाई का हमने ये सब लिया है, ठीक है, एल लंबाई का। अब इतने में करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितने फेरे हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर एल लंबाई है, यानी कि एक फेरे में कितना करंट जा रहा है, एक फेरे में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ये तो हमें पता है, एक फेरे में करंट आई जा रहा है। और फेरों की संख्या कितनी, अगर ये पता चल जाए तो कितना करंट है,
म्यू नॉट एन आई क्यों लिख दिया मैंने, म्यू नॉट आई इनसाइड। तो एक फेरों में करंट आई है तो इतने एल लंबाई में कितने फेरे आएंगे, तो एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं बताओ, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एन, यही तो लिखा है एन। तो एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे, एल लंबाई में कितने, एन इंटू एल। ठीक है, एक फेरे में, ध्यान से देखो फिर से एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को। एकांक लंबाई में एन फेरे ये दिया गया है, तो एल लंबाई में एन इंटू एल फेरे हो जाएंगे, और एक लंबाई में मतलब एक फेरे में जो है आई करंट है, तो एन एल फेरों में, एकांक लंबाई में एन फेरे हैं लिख दे रहा हूँ, एल लंबाई में एन एल फेरे हैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो एक एक फेरे में आई करंट है तो एन एल फेरे में एन एल आई करंट, तो एन एल फेरों में, एन एल फेरों में वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, वैद्युत धारा बराबर एन एल आई, बस हो गया काम। तो वी डी एल यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा, देखो जिस दिशा में डीसी हमने लिया इसीलिए डीसी की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर कांस्टेंट होता है ना, समांतर रेखाएं मिलती हैं, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड क्या है, एन एल आई। तो डी एल इंटीग्रेट होके, डी एल एक छोटा सा पार्ट है इसका लेंथ का, तो डी एल इंटीग्रेट होके एल हो जाएगा, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, आई एल से एल कट जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हो जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, अथवा एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कार्यफलन वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन को कुछ लोग फाई से लिखते हैं, कुछ लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, तो जिससे भी आप लिखते हो, मैं फाई से लिखता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को एफ से लिख लो, 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज। अब हमें क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग पूछ रहा है, तो अधिकतम वेग निकालना होगा हमें, वेग निकालेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, तो सारी यूनिट को हम कोशिश करेंगे ये एसआई यूनिट में लेके चलें। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एसआई यूनिट नहीं है एनर्जी की, एसआई यूनिट क्या है, जूल, तो इसको जूल में बदलेंगे, तो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर दें, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 6.4 इंटू 10⁻⁻19, अब ये आ गया किसमें, जूल में। अब अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश वैद्युत समीकरण याद है, के ई मैक्स गतिज ऊर्जा अधिकतम क्या बताया था उन्होंने, ई माइनस पाई। अब इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्या क्या बताता है। गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये बात होती है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए ई क्या है, जो फोटान उस पर आपतित होता है, मेटल पे जो फोटान गिरता है या फिर प्रकाश की किरण गिरती है उसकी ऊर्जा है, फोटान की ऊर्जा है। और ये कार्यफलन किसके लिए होता है, कार्यफलन होता है जिस तल पर, जिस पदार्थ पर, धातु पर गिरता है, ये होता है धातु का। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं, तो हमें गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, यानी कि क्योंकि वेग निकालना है ना, अधिकतम वेग, तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके लिए पहले ये चीज तो हमें मिल गया है, फोटान की ऊर्जा नहीं दी गई है तो उसको निकालेंगे कैसे, ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, अगर तरंगदैर्घ्य दिया हो और आवृत्ति दी गई हो तो एच एफ होता है, तो एच कितना होता है 6.662 इंटू 10⁻⁻34 प्लांक कांस्टेंट जूल सेकंड में होता है। फिर फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 और 3 6 18 18 आ गया, और 3 6 18 1 19, और 3 6 18 1 19, तो कितने, 3 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, 19.986 इंटू 10⁻⁻34 और +15 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का
ठीक है, चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर लो, ये यहाँ पे 97 दो अंक तक कर लो, 19.97 टू 10 टू द पावर माइनस 19 6। एक मिनट, सही किया है मल्टीप्लाई ना, 3 में 6 और 3 छक्के 18 के, ठीक है, 19.7 नहीं तो फिर 99 करनी थी ना, या फिर 2 डिजिट तक ही लो, 19.98 कर लो जैसे आप करना चाहो, टू 10 टू द पावर माइनस 19। चलिए 3 डिजिट लेकर चलो या 2 डिजिट, अगर आंसर में बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं। ई की वैल्यू आ गई, ये किस में आई, इसमें आई है, जूल में आई ना, कोई हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह थोड़ी नहीं यूज किया है, तो जूल में ही आएगी। अब इस फार्मूले में लिखते हैं के ई मैक्स, के ई मैक्स कितना हो जाएगा, ई माइनस 19.98 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस पाई कितना दिया है, इसको जूल में जब कन्वर्ट किया 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 19, 19.98 माइनस 6.4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटाइए इसको, 19 में से 6 जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 4 जाएगा तो 58, 13.58 करके आ जाएगा, ठीक है, 13.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, घटा लीजिएगा इसको, 10 पावर माइनस 19 कॉमन लेंगे, 19.98 माइनस 6.4 करेंगे तो 13.58 आ जाएगा, 13 दूनो 60। ये आ गया अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी, अगर अधिकतम है तो वेलोसिटी भी अधिकतम होगी, मैक्सिमम का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 13.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसी को निकालना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये, इसके लिए बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसकी ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा होती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ये, जो मेटल से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे तो ओवरऑल वी कितना हो जाएगा, वी मैक्स कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और एम नीचे जाएगा और स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। आप कर लेना इसको, कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बिना कैलकुलेशन के काम नहीं चलने वाला। देखिए बहुत कुछ है नहीं, क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें दिमाग तो लगाना नहीं ज़्यादा, अगर जिसको ये क्वेश्चन पता है वो उतना कर लेगा, ओवरऑल थोड़ी सी मेहनत इसमें कैलकुलेशन में पड़ रही है आपको, बस स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 गुड़े 13.5 गुड़े 10 की घात 5 8 था ना, इंटू 10 की घात माइनस 19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर दूं मैं या फिर कर लोगे, चलिए करता हूँ, तो मैं बार बार 58 लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 31, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 और 31, 12 बचेगा, 10 की पावर प्लस 12 हो जाएगा, और 10 की पावर प्लस 12 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, तो ओवरऑल 10 की पावर 6 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में क्या बचा, ध्यान से देखिए माइनस 19, ये माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31 होगा, प्लस 31 माइनस 19 हो जाएगा 10 की घात 12, और 10 की घात 12 का स्क्वायर रूट 10 की घात 6 हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया। अब बचा है ये वाला नंबर 2 इंटू 13.58 अपॉन 9.1, एक जीरो यहाँ बढ़ा के दशमलव हटा दीजिए, कितना आ गया 10 की पावर 6 स्क्वायर रूट 2 इंटू 1358 अपॉन 10, इसको सॉल्व करिए आप, आंसर खुद लाइए मीटर पर सेकंड में, स्क्वायर रूट ही निकालना है,
स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। अगर 12th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। यही कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मेहनत है, बाकी 5 नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए फ्री का आपको है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालने का मैं एक तरीका बता देता हूँ सिंपल सा। अप्रॉक्स वैल्यू के लिए हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है वो बार बार पेयर बना के करते हो वो नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमें करना है 30 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगभग वैल्यू निकल आएगी उसकी। तो इससे छोटा सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। इससे छोटा क्या होगा, क्या होता है 16 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर तो इसके बाहर चला जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे क्या करेंगे जो यहाँ पे वैल्यू है उसका डबल कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 5.5। ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 30 का स्क्वायर रूट ऑफ 30। इससे इससे जस्ट छोटा देखो, 6 का 36 होता है, 5 का 25, तो यहाँ का 5 लिखा हमने। फिर ये कितना कम आ रहा था 25, 30 माइनस 25 किया 5 आया। फिर जो है जो यहाँ पे था उसका डबल करके इसमें डिवाइड कर दिया, बस सॉल्व कर लिया, तो लगभग 5.5 आ जाएगा। तो इससे हमारा काम चल सकता है, इसी मेथड से निकालना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसमें देख लीजिए। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको पोलराइजेशन पढ़ा होगा। ध्रुवण प्रकाश कैसे क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब इसमें कह रहा है ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो जो ये पहले इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र ही यूज में आता है, तो मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं करने वाले हैं। मान लीजिए प्रकाश इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है प्रकाश, तो इस तल में अगर एक्स वाई तल में क्या होता है, सारा वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। मान लीजिए यहाँ पे लाइट आया तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान रूप से सभी दिशाओं में कंपन कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ये तल है और इधर वो प्रकाश जा रहा है, तो इस क्षेत्र में ऐसे जो है सभी दिशाओं में समान रूप से कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहे होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आध्रुवित। इसे हम क्या बोलते हैं, आध्रुवित प्रकाश। अब अगर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि हम जिसे हम बोलते हैं पोलराइड, पोलराइड बीच में लगा देते हैं। पोलराइड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होते हैं कुछ, दो ग्लास में के बीच में लगा दिया जाता है, तो वो जो है कुछ उससे एक लॉन्ग चेन की मॉलिक्यूल्स होते हैं, लंबी श्रृंखला के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको, टर्मलिन, टर्मलिन होता है, और ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको। इसमें क्या होता है कि ऐसे समझो कि ये काम कैसे करता है कि जैसे खिड़की है, खिड़की है मान लो, तो इसमें से जो इधर उधर वाली लाइट है इनको ये रोक देगा, बस एक सीधी लाइट को जाने देगा। बहुत कम गैप होता है, इतना गैप मैंने बना दिया है, इतना नहीं होता है। तो इसमें सीधी सीधी जो इसके जो गैप है उसमें से लाइट गुजर जाएगी, बाकी सभी लाइट को, सभी डायरेक्शन वाले कंपन को ये ब्लॉक कर देगा। ऐसे बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो गैप के डायरेक्शन में होती हैं जो लाइट, जो वैद्युत क्षेत्र, उनको पास होने देता है। तो यहाँ पे जो मिलता है, जो अगर इस तरीके से हमें क्या लगाया है, पोलराइड इसे बोलते हैं, पोलराइड, पोलराइड, पोलराइड। तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बताओ। ऐसे समझो कि एक खिड़की है, उसमें ग्रिल्स लगे हुए हैं और वहां से जो है निकल रहा है ऐसे प्रकाश। तो इसी को जब प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में वाइब्रेट हो रहा हो, कंपन हो रहा हो, तो उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझ में आया। जब वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र के जो पार्ट है वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से कंपन कर रहा होगा तो उसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। जब वैद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो आपको ध्रुवण का मतलब समझ में आ गया होगा, पोलराइड क्या काम करता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, उसका पार्ट खत्म हो गया। अब जो अगला पार्ट है उसको हमें जो विवेचना करनी है,
वो हम करते हैं। कह रहा है कि अगर दो क्रॉस पोलराइड के बीच में एक तीसरे पोलराइड को घुमाया जाए तो क्या होता है। तो पहले दो पोलराइड लेते हैं। ये हमारे पास मान लो हो गया प्रकाश। ये कौन सा? अध्रुवित प्रकाश हो गया। कैसा प्रकाश है? वैद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में है तो इसलिए कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। ह्रासित पोलराइड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पोलराइड यूज किया। एक पोलराइड कौन सा यूज किया इस डायरेक्शन में? एक पोलराइड ऐसे यूज किया, हमने बोल दिया P1। तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ऐसे होगा। विक्रॉसित पोलराइड का मतलब समझाता हूं। और दूसरा पोलराइड हमने यहाँ पे यूज किया, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट हैं, वो इधर की तरफ हैं। इसमें इस तरह से गैप है, इसमें इस तरह से गैप है। इसको हमने बोल दिया P2। पहले दो का समझ लेते हैं, फिर दो के बीच में तीसरा पोलराइड लाके घुमाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से प्रकाश जो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, अब इसमें कोई नहीं पास होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। ये वाला देखो इसकी डायरेक्शन ये है और ये वाला P2 की डायरेक्शन ये है। अगर P1 और P2 के बीच कोण 90 डिग्री हो, यदि दोनों पोलराइड P1 P2 क्या है? दो पोलराइड P1 व P2 के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे जो प्रकाश मिलेगा, यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा क्या? अगर ये सबको ब्लॉक कर दे रहा है जो इस डायरेक्शन में, उनको जाने दे रहा है। अब ये वाले तो इसके परपेंडिकुलर हो गए ना, इनको भी रोक देगा ये। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं मिलेगा, कोई प्रकाश नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बोलते हैं यहाँ पे तीव्रता जो है, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो। दूसरा केस लेते हैं, अगर ये 0 डिग्री हो, दूसरा भी बना दे रहा हूं मैं। अगर ये 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री होंगे तो क्या होगा? इस तरीके से होंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ध्रुवण मिल जाएगा, ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। ये P1 है, और P2 भी इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन में, ऐसे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए इसकी तीव्रता, प्रारंभिक तीव्रता I0 बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लो मिला कुछ कम होके मिलेगा क्योंकि कम हो रहे हैं, कुछ को ये ऑब्जर्व कर ले रहा है, तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पे भी वो जितना आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो इनको पास होने देगा, तो ये जो है सेम वही तीव्रता मिल जाएगी। I0 नहीं, यहाँ से I0 से I हुआ कम हुआ कुछ, यहाँ जितना I यहाँ था उतना ये तीव्रता यहाँ भी मिलेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अब बात करते हैं हम दो के बीच में तीसरे को रखकर घुमाना है। ठीक है, दो पोलराइड के बीच में तीसरे को घुमाना है, और क्रॉसित पोलराइड के बीच। तो एक काम करते हैं ना, इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है इसी के बीच में हम रख देते हैं, फिर से क्यों बनाए। क्रॉसित पोलराइड का मतलब क्या है? जब दो पोलराइड ऐसे रखे हों जिन उनके बीच में कोण कितना हो? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गए? दोनों क्रॉसित पोलराइड। क्रॉसित का मतलब लिख दीजिएगा कि जब दोनों पोलराइड के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रॉसित पोलराइड। तो अब इनके बीच में एक पोलराइड रखा जा रहा है और कुछ हम एंगल उसका चेंज कर दे रहे हैं। जब ये नहीं था तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। अब इसका एंगल कुछ इस तरीके से है, यहाँ से थीटा एंगल। ठीक है, या फिर थीटा, सॉरी, हाँ, ये ऐसे है इसकी डायरेक्शन। तो अब यहां से तो मिल गया, ऐसे ध्रुवित प्रकाश यहाँ पे मिल गया, ये वाला यहाँ से मिल जाएगा। इसकी वजह से अब ये वाला लाइट यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचता तो 0 कर देता, ये नहीं जाने देता। अब ये जो है कुछ कंपोनेंट इसका, ध्यान से देखिए, अगर इसकी तीव्रता आई है, यहाँ पे हम मान लीजिए ओरिजिनल I0 यहाँ पे पहुंचा, या फिर आई मान लीजिए आई पहुंचा, तो आई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को जाने देगा कि नहीं? अगर ये एंगल थीटा है तो इधर एक कंपोनेंट आएगा आई कॉस थीटा, तो इसके इस कंपोनेंट को जाने, जब 90 डिग्री था तो आई कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जा रही थी, तो कोई प्रकाश नहीं जा रहा था यहाँ से। जब थीटा एंगल पे आ रहा है, इसके बीच में घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है, हमने मान लिया किसी वक्त हमने रोका है ये, जब एंगल थीटा था।
तो कितना प्रकाश होगा, तो यहाँ पे कुछ लाइट पास होने देगा ये आई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी आई डैश बोल दो, तो ये कितना हो जाएगा आई कॉस थीटा, आई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सॉरी। अब ये कहाँ से आया है, इसका डेरिवेशन तुम्हें अभी नहीं जानना है। इसको अगर पढ़ा होगा तो मैलस लॉ, मैलस ने बताया था, इसी को हम बोलते हैं मैलस लॉ, मैलस का नियम, मैलस का नियम, ठीक है। तो जब हम दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच में तीसरे पोलराइड को रख के घुमाते हैं, तो जो तीव्रता जीरो थी वहां पे कुछ ना कुछ प्रकाश मिलने लगेगा, और जो प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, आई कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा क्या है, जिस पोलराइड को हम घुमा रहे हैं, P3 बोल दो इसको, P3 और P2 के बीच का कोण है। अलग अलग जब घुमाएंगे तो कोण भी बदलेगा, तो इंटेंसिटी बदलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रकाश मिलेगा जरूर, जो कि नहीं मिल रहा था जब ये नहीं था तो, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट। तो इसमें क्या क्या दिया है, एक क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, आप देख लीजिए। एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो एक लैंप है जिस पर क्या लिखा हुआ है 50 वाट 100 वोल्ट। तो सर्किट बना दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। एक प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स है, इसमें जो है एक लैंप जोड़ा गया है, इसका ये लैंप हो गया, और यहाँ पे इसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जोड़ा गया है, इसकी धारिता हमसे पूछी गई है सी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिया है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, 200 वोल्ट आरएमएस की वैल्यू होती है। अगर इक्वेशन में दिया जाता है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, याद होगा आपको, तो ये आरएमएस की वैल्यू दी जाती है एग्जैक्टली जो, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है तो। और इस पर क्या लिखा है, लैंप क्या लैंप पर क्या लिखा है, 50 वाट 100 वोल्ट, 50 वाट 100, ठीक है, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ओवरऑल यहाँ पे सी निकालना है। तो याद होगा आपको ओमेगा सी क्या होता है, ओमेगा सी जब रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं, तो उसी तरीके से हम सोचेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सी होता है ना, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, जेड निकालेंगे, फिर वहां से जाकर एक्स से उसमें 1/ओमेगा सी में जाके सी आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें ये सोचना होगा ना। तो एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो एक्स सी और इसका ये एक्स सी क्या है, इसकी क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो इसकी प्रतिबाधा होती है, जिसका प्रतिरोध होता है, धारिता का प्रतिरोध। तो पहले इसके प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध हमें नहीं पता है, फिर जेड निकालेंगे। ध्यान से देखिए, शुरुआत कहां से करेंगे, इसका प्रतिरोध आर इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर, और समझते हो पावर दिया है ना, ये पावर दिया है, और ये वी दिया है वोल्टेज। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला याद है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है 100, 100 का स्क्वायर ऑन 100 इंटू 100 कर दें, 100 का स्क्वायर 100/100 इंटू पी क्या है 50, यही तो। सॉल्व करिए इसको, 50 और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा आर 200 ओम आ जाएगा, ठीक है ठीक। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 200। अब अगर रेजिस्टेंस आ गया है तो हम क्या आई आर एम एस निकाल सकते हैं, बताइए। वी इक्वल टू आई आर से अगर हम निकालें, तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी वी बाई आर। वी कितना दिया है 100, आर कितना आया है 200, तो कितना आ जाएगा 1/2 ईयर, ये करंट की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर इसे हम फुल पावर से इसे हमें जलाना है तो 1/2 एम्पियर की करंट लगेगी। अब इसमें हमने लगा दिया है कितना, एक श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़ दिया, ये
अब कैलकुलेशन हमने इसको लगाने से पहले किया है कि ये इसका रेजिस्टेंस है और इतनी करंट चाहिए इसको फुल पावर से जलाने के लिए। तो अब इसका जो प्रतिबाधा निकालना होता है, जेड क्या होता है? जेड क्या होता है? प्रतिबाधा V बाई रूट क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी हमें वो तो पता नहीं है। एक्स सी के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी ना, तो जेड कैसे निकालें बताओ? जेड जो होगा, जेड क्या है? प्रतिरोध ही तो है, तो होता है ये वी आर एम एस, आर इजकल टू वी अपॉन आई। अरे वी इजकल टू आई आर, तो आर इजकल टू वी अपॉन आई करोगे। वी क्या है यहाँ पे? वी आर एम एस है, और आई क्या है? करंट 1/2 हमें पता है, और आर रेजिस्टेंस, ये पूरा प्रतिबाधा हो जाता है। मैंने माना दोनों का मिला के रेजिस्टेंस क्या है? जेड है। तो वी आर एम एस अपॉन आई करेंगे तो वी आर एम एस कितना है? आ, ये आर एम एस वैल्यू दी गई है 200, और आई 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 400। 400 क्या? ओम। प्रतिरोध ही तो होता है प्रतिबाधा, दोनों का मिला के, तो 400 ओम आ गया। अब यहाँ पे 400 की वैल्यू रख दो। अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना आया था? 200 का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स सी को 1/ओमेगा सी बाद में लिखेंगे। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 जो कि 16, और 4 बार 0 इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो एक्स सी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी लिखेंगे। तो एक्स सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 200 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 4 0, ये कितना है? 1,60,000 है। 1,60,000 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। ये 40,000 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको अब मैं लिख दे रहा हूँ 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 1,20,000 बचेगा, घटाएंगे तो। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू, मैं निकाल दे रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ। एफ कितना है? 50 हर्ट्ज। तो 2 पाई 50 यानी कि 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई। अब ध्यान से देखिएगा, तो सी स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 1,20,000 इधर ले आएंगे, और यहाँ पे 100 पाई पहले से है, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 1/ओमेगा की वैल्यू 100 पाई इंटू 120 और 3 0। सी बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √1/100 पाई 120 दिख रहा है यहाँ तक? तो ये निकाल लीजिए, माइक्रोफैरेड में आएगा 10⁻⁻6 करके। कैलकुलेट कर लीजिए, अब कैलकुलेशन ही बचा है, कैलकुलेशन आपका काम है। ठीक है, टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो मैं करा देता इस कैलकुलेशन को। अब क्या करना है? 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, इसमें 4 जीरो का 100 निकाल लोगे, 12 और गुणे 3.14 बचेगा, 12 3 36, 1/36 दशमलव कुछ होगा, और जो मैंने अप्रोक्सीमेट बताया था उस तरीके से कर लेना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है? उसको सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो दी ब्रोगली की तरंग अवधारणा क्या थी? दी ब्रोगली ऐसे लिखा जाएगा ना, लिखते हैं दी ब्रोगली की तरंग अवधारणा। इसमें मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना आपको है, तरंग अवधारणा क्या होती है? जैसा कि लाइट के बारे में हम बताएं तो इसके पास ड्यूअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति। तरंग की भी प्रकृति होती है, और द्रव्य की यानी कि मैटर की, द्रव्यमान की, मैटर की। तो अगर उन्होंने बताया कि तरंग के पास मैटर की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो इन्होंने इसका उल्टा सोचा कि क्या मैटर के पास तरंग प्रकृति हो सकता है?
मैटर का मतलब कोई m मास की वस्तु है, हमारे पास एक m मास की वस्तु है, तो क्या इसके पास तरंग हो सकती है? यही चीज इन्होंने सोचा और इन्होंने प्रूव किया, हाँ हो सकती है। इसी को बोलते हैं दी ब्रोगली की तरंग अवधारणा। आप क्वेश्चन बैंक से नोट से लिख लेना कि डी ब्रोगली ने बताया कि जिस तरह से तरंग के पास द्रव्य प्रकृति हो सकती है, उसी तरीके से अ, द्रव्य के पास यानी कि मटेरियल के पास जो है तरंग की प्रकृति हो सकती है। और जो अगर कोई मटेरियल मास m का है, उसके पास वेलोसिटी v है, तो इसकी इन्होंने और तो इसके पास संवेग होगा, v बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसके पास संवेग होगा। और ये संवेग के टर्म में इन्होंने बताया कि इसकी तरंग दैर्घ्य भी बता दी। इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी, वेव ये नहीं है, इसके साथ एक अगर ये v वेग से चल रहा है तो इसके साथ एक तरंग जुड़ी होगी। तो उस वेव की, उस तरंग की जो इन्होंने तरंग दैर्घ्य बता दी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। पी क्या है? अगर ये चल रहा है तभी तरंग होगी, तो इसका संवेग होगा m इंटू वी, और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य बता दी इन्होंने। तो लिखना है आपको कि डी ब्रोगली के अनुसार यदि तरंग में द्रव्य की प्रकृति हो सकती है, तो द्रव्य में भी तरंग की प्रकृति हो सकती है। इस तरीके से आपको लिखना है, और उन्होंने उसकी तरंग दैर्घ्य बता दी h अपान पी। ये वाला फार्मूला कैसे आया तो करें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, चलो मैं बता दूं। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर देखा होगा, तो को हम लिखते हैं एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक सी से सी काट दो, एक सी से सी काट दो, क्या हो गया? एम इंटू सी, एम सी क्या है? मास इंटू सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी है ना, तो मास इंटू वेलोसिटी की हुई तो हम वो क्या बोलते हैं? मोमेंटम, संवेग बोलेंगे। तो एच अपान लैम्डा, इसको बोल दिया संवेग, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच बाई पी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, बस आ गया ये। अब इसमें जो हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है, सूत्र स्थापित कीजिए। तरंग दैर्घ्य का ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है गतिज ऊर्जा। तो इसी को हमें तरंग दैर्घ्य उसमें में करना है, अ, इसके तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के संबंध में, क्योंकि अगर द्रव्यमान गति करेगा तभी उसमें आएगी तरंग दैर्घ्य, तरंग आएगा, तरंग जुड़ेगी उससे। और तो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, इसको हम मोमेंटम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, लिख लेना। m से ऊपर नीचे गुणा करने पर अंश और हर में, तो m से ऊपर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा m स्क्वायर। v स्क्वायर तो पहले से है, और नीचे m से किया 2m हो गया। m इंटू वी होता है क्या? संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है, स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m। ठीक है, तो 2m इधर आएगा तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2m के ई, 2m के ई। तो p बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m के ई। ये हो गया संवेग, और संवेग की वैल्यू इसमें रख देंगे तो लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m के ई। ये हो गया आपका तरंगदैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से डेफिनेशन वगैरह लिख के इतना ही करना है आपको, ये फार्मूला बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन था ये? क्वेश्चन नंबर 9 था, ध्यान रखिएगा। अब इसका अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए, तो रफ कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन है का बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप थ्योरेटिकल पार्ट आपको करना है। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई नाभिक है, कोई नाभिक है, नाभिक की बात करेंगे, इसमें प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक नया नाम दिया गया है, न्यूक्लियॉन। कंफ्यूज मत होना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियॉन नहीं होता। प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए, कोई नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत पास पास होते हैं, नाभिक पता है कितना छोटा होता है?
तो उसमें बहुत पास पास होते हैं। इनको तोड़ने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। ये दोनों सब बंधे हुए हैं एक फोर्स के द्वारा। कौन सा फोर्स होता है वो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और बल नाभिकीय बल। तो उस बल से बंधे हुए हैं, तो इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। तो जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है इनको तोड़ने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए, ऐसे बोलेंगे किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा बोलते हैं। और भी अपने नोट्स वगैरह से जो भी लिखना हो उसमें लिख लीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। कह रहा है एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? तो इसमें से जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, या फिर सारे न्यूक्लियन अलग हो जाते हैं, तो इनका जो द्रव्यमान होता है और इनका द्रव्यमान, ये इनका कुछ कम आता है, इसमें से कुछ लॉस हो जाता है, द्रव्यमान क्षति हो जाती है, द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है। और वो द्रव्यमान जो क्षति होती है वो ऊर्जा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि एक नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान क्षति कितनी? 0.3% हो। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 1 किलोग्राम द्रव्यमान का संलयन होना है और उसमें द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है? 0 पॉइंट, कुल द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है? कुल द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम। तो इसकी द्रव्यमान क्षति कितनी है? द्रव्यमान क्षति, मान क्षति कितनी हो जाएगी? 1 का 0.3%, 1 का 0.3%, परसेंट का मतलब 1/100। ये क्या हो जाएगा? 0.3/100। ये हो गई द्रव्यमान क्षति। अब अगर इतनी द्रव्यमान क्षति है तो कह रहा है कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो ऊर्जा और द्रव्यमान में समीकरण जो आइंस्टीन का E बराबर mc², यानी कि अगर m द्रव्यमान की क्षति होगी तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, यहां से निकाल सकते हैं। तो E बराबर m, कितनी द्रव्यमान क्षति हो रही? द्रव्यमान क्षति m बोल दो, 0.3/100 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 0.3% हो रहा है, टोटल द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 0.1 का 0.3% निकाल लिया, ये आ गया आपका। तो 0.3/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो ये डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 3। देखो सी क्या है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का, सॉरी, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी हो? 3 × 10⁸ तो इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁸16। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 जीरो कम कर देगा ये, 10 की घात कितना हो जाएगा? और 10 की घात हो जाएगा 14, 10 की घात 14 हो जाएगा। और 0.3 इसमें से एक 10 से गुणा कर देंगे हम, एक 10 से गुणा कर देंगे तो 14 था, 13 हो जाएगा, लेकिन 3 हो जाएगा ये तब, अगर 10 से गुणा करोगे। देखते हैं एक बार, तुम लोग क्या बताएं, या फिर ऐसे रहने दो। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। इंटू ये 2 जीरो इसमें कम करेगा, 10 की घात 14 हो जाएगा, 9 3 27। ई बराबर 2.7 इंटू 10⁻14 जूल। इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? 10 की घात 14, और ये 0.3% ऊर्जा हो रही है। ठीक है। तो 2025 का हमने कंप्लीट कर दिया ये पहला सेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। ठीक है, तब तक इसको आपको रिवाइज करिए, इसको कंप्लीट करिए।